बहुत शुक्रिया मालिक साहब आज के दिन हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इंडिपेंडेंस डे। और कमिंग टू द न्यूज़, ये बताइए, आप चूँकि आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है इस हैपनिंग के बाद, तो बताइए जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी है इसको आप कैसे देखते हैं? वॉज इट एक्सपेक्टेड और नॉट? नहीं, वॉजंट एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट तो शुरू में हम कर रहे थे जब चेंज ऑफ गार्ड हुआ था। और अब जो इसकी ऑब्वियसली अब जो आया है वो बड़ा टाइमिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। लेकिन हैरानी इस बात की नहीं है कि ये एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन बहुत अर्सा पहले से एक्सपेक्टेड था। लेकिन आपको पता है आर्मी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है वो अपने इंटरनल मामला में बहुत एहतियात से और बहुत ज्यादा फैक्टर्स को देख के आगे चलती है। खासतौर पर जब एक DGISI इन्वॉल्व हो तो इससे अनप्रेसिडेंटेड है कि DGISI को आदमी अरेस्ट करे और चीजें करे, तो एक बहुत बड़ी बात है। So मालिक साहब, व्हाट डू यू थिंक कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप जरूरी था फौज के इंस्टीट्यूशन के लिए, कीपिंग द सिनेरियोज इन व्यू, या आगे मजीद भी आप कोई गिरफ्तारियां होती हुई देख रहे हैं, कोई सिचुएशन डेवलप होती हुई देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल होगी। देखिए इस केस में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बड़ा वो केयरफुली जो आप ISPR की प्रेस रिलीज पढ़े तो दो हिस्से हैं, लेकिन दोनों हिस्सों में इंडिविजुअल क्राइम्स आइडेंटिफाई हुए में। एक जो टॉप सिटी वाला केस था उसमें कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो प्योरली उनकी जाती एक मुफाद पे था और इसलिए वो इंस्टीट्यूशन का वहां से कोई इशू नहीं है, वो आ गया। और बाकी जो केसेस बने हैं वो उनके बने हैं पोस्ट इसके ऊपर, पोस्ट रिटायरमेंट पे। सो वो भी उनके इंडिविजुअल क्राइम्स बनते हैं। तो मैसेज बड़ा क्लियर है। एक तो ये है कि अगर कोई ये समझे कि जी इसका मैसेज फौज से क्या होगा, तो आई थिंक फौज के अंदर मैसेज बड़ा क्लियर है कि अगर आप कोई भी काम किसी ग्रे एरिया में इदारे के लिए करेंगे तो उस पर तो आपको इदारा प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप कोई काम अपने जाती मुफाद के लिए करेंगे या जाती बिजनेस के लिए करेंगे तो फिर आपको उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। तो उनका जो टेंजिबल क्राइम है जिसका सबको पता है एलेज क्राइम, वो टॉप सिटी वाला वाकया है और वो भी गेन इंडिविजुअल अपना पर्सनल गेन था। और बाकी उनके पोस्ट रिटायरमेंट के उन्होंने कहा है कि जिन्होंने आर्मी एक्ट की वायलेशन की है, सो अगेन दैट डज नॉट ब्रिंग इन द इंस्टीट्यूशन। सो आई थिंक ये बड़ा केयरफुली चीज बनी है और शायद जो इतना अच्छा लगा है वो इसलिए लगा है कि इंस्टीट्यूशन उस पर ना आए और जो भी उनकी चीज है वो उसके मुताबिक उनको जवाब देना पड़े। जी मालिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आप क्योंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट सर्विंग जर्नलिस्ट जो हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में सर, जो पुराने जिन्हें ओल्ड गार्ड्स कहा जाता है, जो पॉलिटिकली तौर पर या मिलिट्री हो या आपस में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हो, इस तरह के वाक़यात माजी में आपने भी उनको देखा भी है, कवर भी किया हुआ है। मुलाकातें भी बहुत सारी, ब्रीफिंग भी रहती थी जर्नलिस्टों को, GHQ में भी रहती थी, इंडिविजुअल्स भी रहती थी। आप थोड़ा सा जहन बेहतर तरीके से सियासतदानों का भी और फौजी माइंड सेट को आप समझते हैं। जब ये कहा जाता है पोस्ट रिटायरमेंट उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि जो डिज़ायरेबल नहीं थी और स्पेशल मेंशन किया गया है, हालांकि वो यहाँ वाली बात पहला भी हो सकता था, इस बात को सामने ना लाया जाता, शायद इसको मेंशन ना किया जाता ज़्यादा, तो यहाँ से वो काम चुका गया जब ये लिखा गया कि पोस्ट रिटायरमेंट उनकी एक्टिविटीज़ जो है 1952 जो आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ हैं। आपकी रीडिंग क्या कहती है? आप सबको जानते हैं, मिले हुए हैं, मतलब अक्सर जर्नलिस्टों की मुलाकातें होती हैं, सबकी होती हैं, मिलते हैं, वो ब्रीफ करते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पे। ये पोस्ट रिटायरमेंट आपका जहन क्या कहता है, क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जनरल साहब की जिनको जो अंदाजा तो हम यही कहेंगे कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, उनको बहुत करीबी समझा जाता था PTI के खान साहब के। और जब उनका झगड़ा भी हुआ खान साहब का विद जनरल बाजवा, वो भी इन्हीं की एक्सटेंशन और इन्हीं की अपॉइंटमेंट के ऊपर हुआ था ना, तो हमेशा से उनको करीब समझा जाता है। फिर खुद खान साहब ने कहा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ISI को इस्तेमाल करना पड़ा कई वोटिंग करवाने के लिए, कोई बजट के लिए, दूसरे कामों के लिए। तो वो एक ताल्लुक वो बियॉन्ड जो नॉर्मल एक DGISI का एक ताल्लुक होता है वक्त वज़ीर आज़म के साथ। सो हम तो यही अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन ही निकलेंगी, क्योंकि देखिए जो आर्मी एक्ट में तब्दीलियां आई हैं रऊफ, उसमें
2 साल के लिए तो पाबंदी है तमाम ऑफिसर्स के लिए, रिटायरमेंट के बाद के किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं आ सकते। और जो सेंसिटिव पोस्ट पे लोग हैं उनकी यही पाबंदी 5 साल की है। अच्छा, ओके। तो अब वो उन पे खाली 2 साल का इतलाक नहीं होता, उन पे 5 साल का इतलाक होता है। तो अगर उसके अंदर कोई इनकी मूवमेंट्स बनी है या कोई चीजें आई हैं तो ऑब्वियसली देन दैट बिकम्स अ सीरियस इशू। अच्छा मालिक, मेरी कुछ और लोगों से भी बात हो रही थी, ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा। इतना बड़ा फैसला जो अनप्रेसिडेंटेड, जो मतलब 77 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि DGISI जो हैं उनको इस तरीके का ट्रायल किया जाए और बड़े सीरियस इल्ज़ामात हैं उन पर। अब क्या समझते हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब का अकेले का फैसला है या पूरे कोर कमांडर्स जो हैं वो बैठे होंगे, उनके सामने एविडेंसेस रखे गए होंगे, डिबेट हुई होगी और फिर फैसला हुआ होगा कि यस गो अहेड? आपकी क्या रीडिंग है सर? देखिए ये फैसला तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के ऊपर है और मेरा ख्याल है इसमें प्राइमरी फैसला तो आर्मी चीफ का ही होगा। बट नोइंग जो तरीका चलता है, हो सकता है उन्होंने 2-3 सीनियर लोगों से इसमें शेयर किया हो, लेकिन ये एक एक्टिव आर्मी ऑफिसर का सीन नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि इसका जो प्राइमरी डिसीजन है वो तो आर्मी चीफ ने ही दी होगी। लेकिन आपको पता है कि वो कोई आम कुछ जर्नल तो नहीं थे, ये अभी कुछ अर्सा पहले तक अगर देखा जाए तो वो कोर कमांडर्स की मीटिंग में बैठते थे, वो उनके कुलीग हैं, उनके साथ काम किया हुआ है, कोई जूनियर ही होंगे जिन पे उनके बॉस रहे होंगे, बहुत सारे और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होते हैं जहाँ पे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। तो ये आपका ख्याल है कि सिर्फ आर्मी चीफ साहब ने अकेले 2-3 के साथ बातचीत करके किया होगा? उन्हें नहीं पता होगा कि आई हैव टू टेक एवरीवन ऑन बोर्ड, कि हमारे ऊपर एक जब आप रिटायर्ड होते हैं ना तो दुनिया बहुत बदल जाती है, सीधी सी बात है। सर्विंग और रिटायर्ड सर्विंग ऑफिसर्स अपना करियर देखते हैं, वो रिटायर्ड बंदे के लिए कोई भी अपना करियर जेपरडाइज नहीं करेगा, तो ना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा कि ये पहले भी मैं ये सवाल कर चुका हूँ, लेकिन आपका एक अपना प्रोफाइल है, आपसे पूछना ज़रूरी है कि 2012-13 में इसी तरह ISI असगर खान केस में ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने ये उस वक्त आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस है, तो उन्होंने ये कहा था कि जनरल कियानी साहब आर्मी चीफ थे कि जनरल बेग साहब और असद दुरानी साहब के खिलाफ कोर्ट मार्शल करें, कार्रवाई करें जो पैसे बांटे गए थे। तो जनरल कियानी साहब फाइल पर बैठ गए थे, फैसले पर बैठ गए थे और कभी हमने दोबारा नहीं सुना। तो सिमिलर ये हिदायत इसी तरह की अब सुप्रीम कोर्ट से दी गई है। जनरल आसिम साहब ने वो फाइल वो टेकअप की है और उस पर उन्होंने इंक्वायरी भी करवाई है, फैसला भी दिया। हाउ डू यू सी दैट कि 2 जनरल्स हैं, सिमिलर 19-20 मिलते जुलते इल्ज़ामात हैं या स्टोरीज हैं, तो 2 आर्मी चीफ थे जी। बहुत फर्क है, यही फर्क मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई भी सर्विंग जनरल अगर किसी इंस्टीट्यूशनल एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहा है या फॉलो कर रहा है, सही या गलत, उस पर इंस्टीट्यूशन का रिएक्शन और होगा और उसकी डिसीजन मेकिंग और होगी। लेकिन अगर कोई अफसर ये इल्जाम है कि वो अपनी जात के लिए अपनी अथॉरिटी को अब्यूज कर रहा है या मिसयूज कर रहा है, तो जाहिर है उसको इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इस केस के अंदर जो दोनों केसेस आए हैं, जो टॉप सिटी का केस आया, उसमें कोई ISI का एज एन इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी, वो भी नेशनल सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था, कोई अफगान पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए उस पर इंस्टीट्यूशन का रिएक्शन और होगा। और सिमिलरली जो दूसरा चार्ज है कि जी पोस्ट रिटायरमेंट, अगेन उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल एक्शन में तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है। और इंस्टीट्यूशन और इंटेलिजेंस आउटफिट की बहुत ज्यादा काम ग्रे एरियाज में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता, और खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। अगर कर्नल ओलिवर नॉर्थ अमेरिकन आर्मी का हुआ था तो वो भी स्टेट के लिए कुछ कर रहा था, तब भी प्रॉब्लम्स उनके लिए फिर भी बन गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा कि जिन्होंने प्राइवेट अपना उससे बेनिफिट लिया। तो जो आप काम इंस्टीट्यूशन के लिए करते हैं उसमें इंस्टीट्यूशन आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, आपको बैक भी करेगा, लेकिन जो काम आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हैं उसमें तो इंस्टीट्यूशन आपका बोझ नहीं उठाएगा। तो इसलिए वो केस इंस्टीट्यूशनल डिसीजन का था, ये इंडिविजुअल एक्शंस का है, तो इसलिए जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। अच्छा, ये क्या वजह बनी होगी? जनरल फैज साहब को पता था कि ये प्रॉब्लम पैदा हो गया था 2 रीजंस की वजह से, मुझे समझ आ रही है सर। कि एक तो जब उनको हटाया था इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को, उसको एज ए उनको DGISI के तौर पर, तो उस वक्त भी यही बज़वर्ड था, वो बाद में चीफ लग गए थे उनकी जगह पे, सॉरी उसमें आके
आगे डीजी ला गए थे एफआईए उनकी जगह पे, और ये समझा गया था कि शायद उन्होंने पीछे से बैठ के मैनूवर किया था। एक तो वो रीज़न भी बन गई थी। बाद में हमने देखा कि उन्होंने जब इनको हटाया था, इन्होंने बाजवा साहब ने हटाया था, तो उस वक्त फैज़ साहब ने, इमरान खान साहब जो हैं डट गए थे कि इनको नहीं हटाना, और अब उन्होंने दोबारा वो